हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण चंद्रा है। चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो आज हम हॉस्टल वार्डन की जो टेस्ट पेपर है उनका यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज की आपकी जो क्लास है उसमें हम हिंदी पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा को बोलते हैं जिससे किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के क्या होता है, भाव या दशा का बोध होता है। भाव और दशा का कैसे बोध होगा? जैसे कि हो गया हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी, दुख, बुढ़ापा, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आपके ऑप्शंस में है जलन, झगड़ा, बारिश, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए जो भी ऑप्शन में है इनमें से हम किसी को भी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो हमारा भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, कब, कैसे, ये सारे आपके क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कौन। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने किसे अंतर विशेषण कहा है? ठीक है, किसे अंतर विशेषण कहा है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रविशेषण, विशेष्य, गुणवाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? ऐसे विशेषण जो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द का या जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने किसे अंतर विशेषण कहा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रविशेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वह ध्वनि जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष ध्वनि कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो घोष ध्वनियों की संख्या आपकी होती है 31, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है होठों की स्थिति के आधार पर अवृत्तमुखी स्वर नहीं है। ठीक है, अवृत्तमुखी स्वर, स्वर देखो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में जो हमारे होठ है वो, उनका जो शेप है वो वृत्त के समान नहीं होता है, वो आपके अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो हमारे होठों का शेप है वो वृत्त के समान हो जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आपके ऑप्शंस में है आ, ई, ए, ओ। ठीक है, आपको पूछा गया है अवृत्तमुखी स्वर नहीं है। ठीक है, देखिए आ, ई, ए, ये आपके सारे क्या है? अवृत्तमुखी स्वर है। ठीक है, बट आपका ओ क्या है? ये वृत्तमुखी स्वर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओ, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, सघोष व्यंजन, तो सघोष व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन कहते हैं। तो कौन सा सघोष व्यंजन है आपके, इसमें से बताइए। सघोष व्यंजन है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका म है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? ठीक है, तो ऐसी क्रिया जो, ऐसे शब्द जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं उन्हें हम, उनको हम क्या बोलते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ध्यान पूर्वक। ठीक है, ये आपका क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
अगला प्रश्न है, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर पार्श्व स्वर की पहचान कीजिए। ठीक है, ये पार्श्व स्वर पश्च स्वर है, एक ही है। ठीक है, कौन से आपका उ, औ, ए व बी दोनों और ई। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको जिह्वा के प्रयोग के आधार पर? आपका ऑप्शन बी औ। ठीक है, अब ऑप्शन बी कैसे होगा? देखो, जीवा के प्रयोग के आधार पर जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्वर? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपके क्या आते हैं? ए, ये आपके क्या है? अग्र स्वर है। मध्य स्वर में आपका आ जाएगा अ, और पश्च स्वर में आपका क्या आ जाएगा? आ, उ, ओ और औ। ठीक है, तो औ किस में आ रहा है? पश्च स्वर में आ रहा है, इसीलिए औ हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शब्दों के अक्षरों का हेर फेर कहलाता है। ठीक है, शब्दों के अक्षरों का हेर फेर क्या कहलाता है बताइए? ये हमारा कहलाता है वर्ण विपर्यय। ठीक है, क्या कहलाता है? वर्ण विपर्यय, ऑप्शन बी। अब ये कैसे होता है? ठीक है, चलिए इसका मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे देखा जाए, हम लिख रहे हैं नीना। ठीक है, नीना, अगर इसको आप हेर फेर कर दो, उलट दो अक्षरों को, तो ये क्या बन जाएगा? नानी। ठीक है, ये आपका क्या है? शब्दों के हेर फेर करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सॉरी, शब्दों के अक्षरों का हेर फेर करने पर जो शब्द बनता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण विपर्यय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से सही रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए रूढ़ शब्द आ गया। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो मूल शब्द होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, या जिनको तोड़ दिया जाए तो एक मीनिंगफुल वर्ड या मीनिंगफुल शब्द नहीं बनता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है? कान। ठीक है, कान को आप तोड़ दो, का और ना में कुछ मीनिंगफुल शब्द बन रहे हैं? नहीं। वहीं पे आप पुस्तकालय को जब आप ब्रेक करते हैं, ये क्या हो जाता है? पुस्तक और आलय। ठीक है, देवालय, देव और आलय। तो इसीलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कान। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आगत ध्वनि कौन सी है? ठीक है, तो हम पहले जानेंगे आगत ध्वनि क्या होती है। तो आगत ध्वनि ऐसे ध्वनि जो हिंदी और उर्दू के जो शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारण करने या फिर लिखने में प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, ऑ। ठीक है, जैसे हम ऑफिस लिखते हैं। ठीक है, ऑफिस क्या है? आपका इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो जब ऑफिस आप लिखोगे तो ऑफिस कैसे लिखाएगा आपका? ठीक है, ये आपका ऑफिस है। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी आगत ध्वनि है। ठीक, चलिए अगला अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। ठीक है, ऊपरी लिखित लिखा हुआ है। ऊपरी लिखित कैसे शुद्ध रूप में कैसे लिखाता है? ठीक है, ये आपका लिखाता है ऑप्शन डी, ऊपरी लिखित सब में छोटी ई की मात्रा रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शुद्ध शब्द है? 46। 46 कैसे लिखाएगा आपका शुद्ध रूप में? 46 आपका लिखाता है ये 46। ठीक है, इसमें भी छ में छोटी की मात्रा और ल में बड़ी की मात्रा, 46। चलिए अगला प्रश्न है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। आपको बताना है दुष्चरित्र कैसे लिखाता है। ठीक है, शुद्ध रूप में लिखना है। तो दुष्चरित्र आपका ये लिखा हुआ है दुष्चरित्र। ठीक है, तो दुष्चरित्र कैसे लिखाता है? इसमें बड़ा ई की नहीं छोटी ऊ की मात्रा होती है। कौन सा है आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? ठीक है, कौन सी भाषा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या फिर मानक भाषा? ठीक है, ये आपकी क्या होती है? मानक भाषा। जो व्याकरण और वर्तनी दोनों से शुद्ध रूप में लिखी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, साहित्यिक भाषा आपकी क्या होती है? जैसे जो अकादमिक भाषा होती है उन्हें हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। ठीक है, प्रांजल भाषा जो होती है वो सरल और स्पष्ट भाषा होती है।
ठीक है, चलिए। अच्छा, कौन सा है ऑप्शन डी, मानक भाषा। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शुद्ध रूप में लिखा है? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है आपका, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्यवहार का सही संधि विच्छेद कैसा होगा? ठीक है, ये आपका होता है वी धन और धन हार, ये आपका क्या होता है? व्यवहार का संधि विच्छेद होता है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है आपका, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ये आपका होता है सत धन धर्म। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, गुड़ाकेश का संधि विच्छेद है, गुड़ाकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? गुड़ाका प्लस ईश। ठीक है, ये आपका क्या है? इसका सही संधि विच्छेद है। ठीक है, अच्छा, और इसमें कौन सी संधि होगी? ठीक है, गुड़ाकेश में, गुड़ाकेश में कौन सी संधि होगी? इसमें आपकी होगी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि होगी। अयादि स्वर संधि क्यों होगी? ठीक है, आप लोग संधि पढ़ चुके हैं, पता है जब अ और ई मिलके क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं, तब कौन सी संधि होता है? अयादि स्वर संधि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई का क्या बन रहा है? ए बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, महेश्वर्य बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? ठीक है, बताइए यहाँ पे महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, कौन सी संधि होगी यहाँ पे आपकी? आधन ए होके क्या हुआ है? ए बना है। ठीक है, ए का क्या हुआ है? ए हुआ है, तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पे? बताइए, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है, चलिए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई है, यह किस समास का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा समास है? हाथों हाथ। ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब हम जानते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? तो ऐसे समास जिसमें पूर्व पद उत्तर पद की क्या कहते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है, वो हमारा होता है कर्मधारय समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, और से जुड़े होते हैं, जैसे कि माता पिता हो गया। ठीक है, कर्मधारय समास का आपका एग्जाम्पल है नीलकमल। ठीक है, लास्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए तो युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, ये आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम क्या बोलते हैं? बताओ। अच्छा, कौन सा समास होगा ना? कौन सा समास होगा? ये आपका हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, परमानंद में समास है, परमानंद में कौन सी समास है? ठीक है, अच्छा देखो, परमानंद परम और आनंद से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? अभी मैंने बताया, जिसमें पहली पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आनंद कैसा है? परम है, मतलब कि जो परम है वो आनंद की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो कौन सा समास होगा यहाँ पे? आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, अच्छा, ये मैं बता चुकी हूँ आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दो पद मिलके किसी तीसरे पद की विशेषता बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर मतलब कि पीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कौन हो जाएगा? विष्णु या फिर कृष्ण जी। ये आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है हमारा, वचनामृत में समस्त
पद का विग्रह क्या होगा? वचनामृत का समास विग्रह क्या हो जाएगा? बताइए, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? अमृत रूपी वचन। ठीक है, ऑप्शन बी, अमृत रूपी वचन। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। कौन से कहते हैं? जिसका पूर्व दोनों पद समान रूप से प्रधान हो। अभी हमने देखा है उसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आप देख लो तो माता पिता, भाई बहन। ठीक, अगला प्रश्न है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्दों से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक आने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सीधी सी बात ये पूछा गया है आपका कि तत्सम से तद्भव तक आने में जो शब्द यूज होता है टूटे फूटे, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उन शब्दों को हम बोलते हैं अर्ध तत्सम शब्द। ठीक है, अर्ध तत्सम। अच्छा, तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं हिंदी में और एज ए टीज यूज, मतलब प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा दुग्ध या तो फिर रात्रि। ठीक है, विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो विदेशों से हमने अडॉप्ट करा हुआ है उनका शब्द, जैसे कि अलमारी। ठीक है, और अगर हम देशज शब्द देखेंगे जो हमारे देश में जैसे बोलचाल में जो हम प्रयुक्त करते आ गए, जैसे कि ये अगर मैं आपको बता दूं तो ये आपका हो जाएगा धड़ाम। ये सब आगे आने वाले हैं, ये आपका क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अहेर शब्द का तत्सम रूप। ठीक है, अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अहेर का तत्सम रूप आपका हो जाएगा आखेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? ठीक है, एवं का तद्भव रूप क्या होता है? यूं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें से? तो आपका आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए, चैत। ये आपका क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। ठीक है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? उसास। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उसास। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका देशज शब्द है? लाश, धड़ाम, पतलून, औरत। ठीक है, कौन सा देशज शब्द हो जाएगा आपके इसमें से? ये आपका है धड़ाम, ऊपर ही बताई हूं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुकरणात्मक शब्द है। ठीक है, अनुकरणात्मक शब्द। अब अनुकरणात्मक शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो ध्वनि का अनुसरण करते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? अनुकरणात्मक शब्द हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गेट खटखटा रहा है तो हम क्या बोलते हैं? कि कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, तो वो खट खट की आवाज, या फिर जैसे क्या होता है टक टक की आवाज या ठक ठक की आवाज, ये सारे आपके क्या होते हैं? अनुकरणात्मक होते हैं, जो ध्वनि के अनुसार हम बोलते हैं ना, वो। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न, सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा खड़ खड़। ठीक है, ये हमारा क्या अनुकरणात्मक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में, अच्छा निम्न में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है। आपको अशुद्ध युग्म बताना है। ठीक है, जैसे सौदागर फारसी शब्द, समन अंग्रेजी शब्द, अलमारी तुर्की शब्द, किताब अरबी शब्द। कौन सा सही से मैच नहीं है? ठीक है, तो ये आपका है अलमारी। ठीक है, अलमारी तुर्की शब्द नहीं है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? अलमारी पुर्तगाली शब्द है, और ये क्या है? विदेशी शब्द है, पुर्तगाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शहद शब्द है। शहद कौन सा शब्द है? ठीक है, तो शहद जो है वो आपका है आगत शब्द। ठीक है, तत्सम तद्भव ये हम ऊपर ही देखे अभी, आगत शब्द। ठीक है, जैसे आगत शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं। ठीक है, जनरली आगत शब्द कैसे होता है? जैसे हम
ये शब्दों के लिए क, ख, ऐसे जो होते हैं नीचे में जो हम ये बिंदी डालते हैं इसको हम क्या बोलते हैं आगत शब्द। जैसे कि हमारा शहद लिखाता है ये शहद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रीश का विलोम शब्द होगा। क्रीश का विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा, क्रीश मतलब क्या होता है? क्रीश मतलब होता है कमजोर। तो कमजोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हष्ट पुष्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाए? तीक्ष्ण मतलब तेज हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? कुंठित, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए, ठीक है। कृपण का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उदार, ठीक है। ये तंग दिल, कंजूस, ये सारे सेम ही होते हैं। उदार, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? उदार। अगला प्रश्न है, मैंने पढ़ा होगा, काल बताइए, ठीक है। कौन सा भूतकाल है इसमें? तो इसमें आपका अपूर्ण भूतकाल होगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा या आसन्न भूतकाल होगा, ठीक है। इसमें आपका होगा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे संदेह किया जा रहा है कि भूतकाल में कोई काम हुआ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो इन पुस्तकों को पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये संदिग्ध भूतकाल के एग्जाम्पल है। अब देखो अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल मतलब कि कोई काम, ठीक है, जो भूतकाल में शुरू तो हुआ है किंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे कि राकेश किताब पढ़ रहा था, ठीक है। भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में जो काम कंटिन्यू में था, ठीक है, खत्म नहीं हुआ था। हेतु हेतु मद भूतकाल, अगर हम हेतु हेतु मद भूतकाल की बात करेंगे तो ये क्या होता है कि एक कार्य जब समाप्त हो जाता है फिर दूसरा कार्य शुरू होता है, ठीक है। आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि कोई कार्य अभी निकट में समाप्त हुआ है, जैसे अभी अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि राम अभी अभी आया था या वह अभी अभी यहाँ से गया है, ये आपका क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रोपड़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उम्मीद का विलोम शब्द क्या होगा? उम्मीद का विलोम शब्द क्या होगा? मायूसी, ठीक है। जैसे उम्मीद आशा का क्या है? ठीक है, आशा का पर्यायवाची है उम्मीद, आशा। अवनति, अवनति जो है उन्नति का विलोम शब्द है। संतोष का विलोम शब्द है असंतोष। तो उम्मीद का मायूसी शब्द का क्या हो जाएगा? मायूसी। चलिए अगला प्रश्न है, सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होता है? दामिनी मतलब क्या होता है? विद्युत, ठीक है। दामिनी मतलब विद्युत होता है, यहाँ पे क्या है? सौदामिनी, तो इसका पर्यायवाची भी क्या हो जाएगा? विद्युत। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये आपका होता है शस्य, ठीक है, ऑप्शन बी, शस्य, ठीक है। चाह मतलब क्या होता है? इच्छा, ये इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। शस्य मतलब अनाज हो गया। सलील का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सलील जल। रूपा मतलब क्या होता है? चांदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द होंगे? ये आपके कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। किसके? कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये आपका होता है तामरस, ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तामरस। अब सोमरस, सोमरस मतलब क्या होता है? मदिरा, शराब, ठीक है। रसाल, रसाल क्या होता है? आम। और अम्बु मतलब क्या होता है? जल, ठीक है। ये इनके पर्यायवाची शब्द है।
चलिए, अगला प्रश्न, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से दुष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? खल, खलक, दूर्जन और अधम। ठीक है, इसमें क्या है? आपका खल मतलब दुष्ट होता है, ठीक है, दूर्जन मतलब भी दुष्ट होता है, अधम मतलब भी दुष्ट होता है। क्या बच गया? खलक। ठीक है, खलक मतलब क्या होता है? विश्व या फिर जगत, हम ले सकते हैं इसकी पर्यायवाची के रूप में। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, खलक। अगला प्रश्न है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सम्मिलित, परिषद, बैठक या महावर्तन। देखिए, सम्मिलित, ठीक है, यही सम्मिलित मतलब क्या होता है? शामिल होना होता है, इसका मतलब सभा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सम्मिलित। चलिए, अगला प्रश्न है, कंजूसी से कंजूसी से धन व्यय करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कृपण। ये आप जो कंजूसी से धन व्यय करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कृपण बोलते हैं। मित व्यय, अल्प व्यय एक ही होता है, दोनों सिनोनिम्स हैं। वृषण का अर्थ होता है चिकना। ठीक है, चिकना। चलिए, अगला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चले आते उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं परंपरा। ठीक है, ये परंपरागत नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा परंपरा। परंपरा, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। ठीक है, जो अवसर के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। ठीक है, अवसरवादी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द क्या होगा? ठीक है, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं अनुपम। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? ये हमारा कहलाता है ईशान। ठीक है, ये ईशान। अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये अगर आपका क्या है? उत्तर, ये आपका दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर पूर्व दिशा ये आपका क्या हो जाएगा? ये इस दिशा को कहते हैं ईशान। ठीक है, दक्षिण पूर्व कहलाता है अग्नेय। ठीक है, दक्षिण पश्चिम कहलाता है नैऋत्य। नैऋत्य, और ये आपका उत्तर पश्चिम क्या कहलाता है? वायव्य। वायव्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग अतिरिक्त भावार्थ के लिए प्रयोग करा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम कहते हैं निपात। ठीक है, ऑप्शन डी, निपात। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का अर्थ होगा। प्रत्युत्पन्नमति शब्द का अर्थ क्या होगा? जो तत्काल सोच समझकर उत्तर दे। ठीक है, जो तत्काल सोच समझकर उत्तर दे सके, इन्हें अच्छा सोचकर उत्तर दे सके, इन्हें हम बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, निचले वर्ण में हुआ हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अंत्यज। ठीक है, अंडज जो अंडे से पैदा होता है, शूद्र वर्ण में आ जाएगा ये, और ये आपका अछूत है। ठीक है, अछूत। ठीक है, सही आंसर है आपके यहाँ पे अंत्यज।
चलिए, अगला प्रश्न है, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रश्न में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों को बोलते हैं अध्याहार। ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? अध्याहार। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूं, सीता खा रही है, और रेखा भी खा रही है। ठीक है, सीता खा रही है और रेखा भी खा रही है। अगर मैं यहाँ से ये खा रही है को हटा देती हूँ, ठीक है, इनको क्या कर देती हूँ? छोड़ देती हूँ, तो सेंटेंस में कोई चेंजेस आएगा क्या? इसकी मीनिंग में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, सीता खा रही है और रेखा भी। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें, इनको क्या बोलते हैं? अध्याहार कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, इसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा कि कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, कि कर्तव्य विमूढ़, जिनको पता नहीं होता है कि क्या करूं और क्या ना करूं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ठीक है, अंक के लिए अनेकार्थी शब्द समूह कौन कौन से हो जाएंगे? ये आपका है ऑप्शन बी, गोद, संख्या और अध्याय। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, नाग का अनेकार्थी शब्द बताइए। ठीक है, नाग का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? रथ, पारा, हाथी, मोक्ष। इनमें से क्या होगा? हाथी, ऑप्शन सी। ठीक है, हाथी, नाग शब्द जो है हम हाथी के लिए भी प्रयोग करते हैं। रथ के लिए अनेकार्थी शब्द देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं? शरीर भी बोल सकते हैं। ठीक है, पारा, इसके लिए ईश्वर। ठीक है, और मोक्ष। ठीक है, मोक्ष के लिए क्या हो जाएगा? अक्षर और शिव। इसके लिए दोनों प्रयुक्त करते हैं, अक्षर या तो फिर शिव। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शंस है, इनमें से शुद्ध वर्तनी में कौन लिखा हुआ है? ठीक है, ऑप्शन बी, कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ शुद्ध है। ये कैसे गलत है? अत्योक्ति, अत्युक्ति होता है। ठीक है, आद्र, आद्र, अमावस्या, अमावस्या, ये वाला शा होता है इसमें। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयन करना है। ठीक है, अब निम्न में से विधि के अनेकार्थी शब्द कौन से नहीं है? ब्रह्मा, कानून, अवधि और पद्धति। ठीक है, ब्रह्मा के लिए भी हम क्या होते हैं? विधि शब्द का प्रयोग करते हैं। कानून भी विधि होता है। ठीक है, पद्धति भी विधि होता है, किसी चीज को बनाने की पद्धति या फिर विधि। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अवधि। ठीक है, अवधि। विधि के लिए हम अवधि यूज नहीं करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे को दीपक दिखाना, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? ना समझ को उपदेश देना। ना समझ को उपदेश देना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना, ऑप्शन ए, पछताना। नेक्स्ट प्रश्न है, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शर्मिंदा होना। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शर्मिंदा होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? सबसे निराला। ठीक है, आपका ऑप्शन है
ऑप्शन बी सबसे निराला। चलिए अगला प्रश्न है, माथे पर बल पड़ना सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? असंतोष प्रकट करना। ठीक है, किसी चीज से सहमत नहीं होना, असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा? लोक की उक्ति। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विकल्प में सभी शुद्ध व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें है बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कृष्ण, कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मिठास यहाँ पे क्या आ गया? भाववाचक संज्ञा आ गया। राम, रामचरितमानस, गंगा। ठीक है, तीनों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, लखनऊ, आम, बुढ़ापा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा आ गया। फिर ममता, ये भी भाववाचक संज्ञा आ गया। वकील, पुस्तक। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, संज्ञा शब्द क्या है? आप, चलना, आकाश, लंबा। ठीक है, क्या होगा इसमें संज्ञा शब्द? आकाश ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी है। वाक्य में आपको क्या बताना है? स्वतंत्रता कौन सा संज्ञा है ये आपको बताना है। ठीक है, स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित करें। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सही सुमेलित है। ठीक है, संज्ञा के प्रकार कितने दिए हैं? 6। ये तो गलत हो गया। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। सर्वनाम का प्रकार कितना दिया है? 6। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। संधि के प्रकार 5, ये भी गलत है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार 4। ठीक है, ये आपका सही है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है? ठीक है, कौन से काल में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा? ठीक है, ये जो है हम आगे पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है। हेतु हेतु मत भूतकाल, आसन्न भूतकाल। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो राम आए तो मैं बाजार जाऊं। ठीक है, तो मेरा बाजार जाना किस पर डिपेंड कर रहा है? राम के आने पर। मतलब जो दूसरी क्रिया है वो पहली क्रिया के होने पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। इसमें कौन सा प्रकार है सर्वनाम का? पुरुषवाचक प्रकार है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब हम किसी से संबंध बताते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब हम किसी बात के लिए निश्चय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, मैं इस बात की निश्चय करूँ कि पुस्तक किसकी है? मेरी है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम जब हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं ये काम स्वयं कर लूंगी। ठीक है, ये क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आ गया, यह मेरी पतंग है। रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी शब्द मेरी पतंग है में कौन सा सर्वनाम आपका होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, यह पतंग किसकी है? मेरी है। चलिए अगला प्रश्न है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ठीक है, किसका प्रयोग? संज्ञा प्रतिनिधि का प्रयोग। ठीक है, तो संज्ञा की प्रतिनिधि के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? या तो संज्ञा के स्थान पर हम किसको प्रयोग करते हैं? सर्वनाम को। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सर्वनाम के लिए।
चलिए अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द सलाद, सनक, सारस और सलाम में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? इसमें आपका सनक जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ऑप्शन बी सनक। अगला प्रश्न है, विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? ठीक है, विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विधुर मतलब क्या होता है? मेल विडो को, ठीक है, हम विधुर कहते हैं। मतलब ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी नहीं रह रही, जिनकी पत्नी का डेथ हो चुका होता है, उन्हें हम बोलते हैं विधुर, ठीक है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विधवा। ऑप्शन ए विधुर का स्त्रीलिंग विधवा। चलिए अगला प्रश्न है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है, क्या है यहाँ पे? महिला और विद्वान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? महिला के लिए पहली बात हम विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। महिला के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? विदुषी, ठीक है। तो किस प्रकार की यहाँ पे अशुद्धि है? यहाँ पे लिंग अशुद्धि है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों के कौन से समूह पुल्लिंग शब्द हैं? ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, उनमें से कौन सा शब्द समूह पुल्लिंग शब्द है? चलिए देखते हैं। चाय, पानी, तेल, ये क्या है? तरल है। तो मोस्टली जो तरल शब्द होते हैं वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। लौंग, केसर, हल्दी, ये क्या है? मसाले हैं, ठीक है। जितने भी मसाले हो गए, जो किचन में यूज होने वाले जितने भी मतलब इक्विपमेंट या मसाले होते हैं, वो सारे हमके क्या होते हैं? हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। बाजार, सरकार, चश्मा, ये भी क्या होता है? आपका स्त्रीलिंग होता है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी गुलाब, खेत और वक्त, ये आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, चाकू का बहुवचन क्या होता है? तो चाकू का बहुवचन होता है चाकू। अगला प्रश्न, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। देखिए आपको ऑप्शन दिए, उसमें कौन से ऑप्शन में सही रूप से संधि विच्छेद हुआ है? ठीक है, जैसे हम इसको देखते हैं, इसमें क्या है? कोई सा भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, किसी का भी सही तरीके से संधि विच्छेद नहीं हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हिंदी में मैं का बहुवचन है, ठीक है। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम दोनों, हम सब, हम लोग, ठीक है। मैं का बहुवचन क्या हो जाता है? हम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पानी शब्द का वचन क्या है? ठीक है, पानी शब्द का वचन क्या है? एक वचन, सदा बहुवचन, बहुवचन, सदा एक वचन। तो पानी का कोई बहुवचन नहीं होता है, पानी हमेशा एक वचन में ही रहती है, ठीक है। जैसे पानियो, पानी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम। तो सही आपका आंसर क्या है? सदा एक वचन, ठीक है। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। क्या आपका तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, सर, मानस, सरसी, सरी, क्या शब्द नहीं है पर्यायवाची तालाब का? देखते हैं। मानस, ऑप्शन बी, ठीक है। मानस क्यों नहीं है? क्योंकि मानस का मतलब होता है मन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इसमें आपका कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी। 85, द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है? किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, गौड़ कर्म पद के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, ठीक है। क्या विशेषण नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी, ठीक है। ऑप्शन बी अंतर आपका विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, ठीक है। कौन सा विशेषण है? विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर और पूछो,
ठीक है, बताइए कौन सा विशेषण होगा इसमें से? चतुर। विद्यार्थी कैसा है? चतुर है। ठीक है, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कौन सा? चतुर, इसीलिए आपका चतुर क्या है? विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन सी, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अगला प्रश्न, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ठीक है, समझ में आ रहा है? वह क्या है? सर्वनाम है, तो कैसा विशेषण होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण ना, विशेषण में सॉरी गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जब हम किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष के बारे में बात करते हैं, ठीक है, संख्यावाचक में संख्या के बारे में बात करते हैं, परिणाम बोधक में परिणाम के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न, रोहन चाय पीकर बैठ गया में कौन सी क्रिया है? ठीक है, रोहन चाय पीकर बैठ गया, कौन सी क्रिया है इसमें? इसमें आपका पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न, संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ठीक है, क्या संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, नाम बोधक। क्या आपका सही आंसर है? ऑप्शन डी, नाम बोधक आपका संयुक्त क्रिया नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संजय पकोड़े खा रहा है, वाक्य में भेद है। ठीक है, कौन सा भेद है इसमें? सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया को नई राह दिखाता है, काल पहचानना है इसमें। दुनिया को नई राह दिखाता है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, ठीक है, सामान्य सा सेंटेंस है, ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, निसंकोच में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? निसंकोच में आपका निस उपसर्ग प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सुहावना, लिखाई व छलिया में कौन सा प्रत्यय है?